नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो जनता लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश संजीव कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और कई सारे नए मुद्दों के चलते उस मुद्दे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर, अभी यूपी से एक मामला सामने आया है। एक 14 साल का बच्चा जो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बात करता है, सत्ता से सवाल पूछता है और उस बच्चे के खिलाफ एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही लगातार। सर, ये देश जो है हमारा, ये किस ओर जा रहा है? मेरा सीधा सवाल ये है कि एक 23 साल का युवक कार से माँ और बेटे को उड़ा देता है, गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा देता है, उसे बेल मिल जाती है क्योंकि उसके पिताजी पूंजीपति रहते हैं। एक 18 साल से थोड़ा कम 17 साल का युवक रेप कर देता है, उसे बाल सुधार विभाग भेज दिया जाता है। लेकिन एक 14 साल का बच्चा जब ज्ञान के आधार पर संविधान के अंदर रह के सत्ता से सवाल पूछता है, फैक्ट पे बात करता है, उस पर एफआईआर कर दिया। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ऐसा एफआईआर पूरी तरीके से इलीगल एफआईआर है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि सरकार इसका मतलब ये बताना चाहती है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को, हम जो है इस देश में तर्क को और साइंटिफिक टेम्पर को हम खत्म करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना नहीं चाहते। जबकि हर व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, संविधान के अकॉर्डिंगली 51 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उस बच्चे ने अपने उसी अधिकार का, ड्यूटी का इस्तेमाल करते हुए काम किया हुआ है। आप एक बात तो बता दूं आपको कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से उसका ड्यूटी पे बहुत जोर है, मतलब राइट्स में नहीं। मैं संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स, तो वो कह रहे हैं। अब दिखाओगे यहाँ पे दिल्ली में दिखाओ ना, कर्तव्य पथ, जी। वो राइट पथ नहीं है, कर्तव्य ड्यूटी पथ। तो वो जो है उनका ड्यूटी पे विशेष जोर है कि लोग अपने अधिकार की बात तो बहुत करते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। तो आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट है हर व्यक्ति का कि वो साइंटिफिक टेम्परेचर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। उस बच्चे ने अपनी इसी ड्यूटी का इस्तेमाल किया तो उसके लिए एफआईआर हो जाती है। आप देखिए, इनके जो है इस तरीके से ये दो मुंह के लोग इस तरह के होते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। जब उन्हें लगा कि ये हमारे इस पाखंड को दूर खत्म करने की कोशिश हो रही है इस बच्चे के द्वारा, यही बच्चा आगे बढ़ा होगा तो और अपने विचार को फैलाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो इससे पाखंड, हमारा धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश पूरी हमेशा भारतीय जनता पार्टी टिकी पाखंड पर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के अलावा दूसरी कोई राजनीति नहीं है, और बाकी राजनीति उसकी तो वो साइड में है, तो वो उसी के लिए काम करती है। जब बच्चे को लगा कि बच्चा ये जो है ये तो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है, जो साइंस की बात कर रहा है, ये पाखंड की बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, तो उन्होंने खिलाफ एफआईआर कर दी। तो सरकार जो है पाखंड को बढ़ावा देना चाहती है, इससे सिद्ध होता है। सर, सोशल मीडिया पर लगातार देखिए दोनों तरफ से पक्ष रखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये सवाल लगातार उठ रहा है इस वक्त और यूथ के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक और बच्चा है 11 साल का, अभिनव अरोरा, वो कृत्य करते हैं, वो तमाम चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पर। तमाम पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं कि वो भगवान बनते हैं, कहीं किसी का रूप लेते हैं, राधे राधे कह के उनके जैसे तमाम बच्चे स्कूल में घुस जाते हैं। लेकिन जो बच्चा साइंस की बात कर रहा है, जो बच्चा ज्ञान की बात कर रहा है, उसको सरकार सम्मानित नहीं करती है। लेकिन अभिनव अरोरा को सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आप मतलब किस हद तक भक्ति ठीक है, पर अंधभक्ति की ओर किस तरफ मतलब प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है, यूथ को किस तरीके से भटकाया जा रहा है? ये मैडम जो आपने बताया ना कि उनको अंधभक्ति वालों को, जो धार्मिक बात कर रहे हैं, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, एक बच्चे की अफेयर हो रही है, तो ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है। नंबर 1 पहले बात तो ये है। ये तो लोग चाहते यही है कि बच्चे या बुजुर्ग या यंग कोई भी हो, वो तार्किक बात ना करें, साइंस की बात ना करें। तो जो बच्चा अंधविश्वास की बात कर रहा है उस बच्चे को पुरस्कार देते हैं और दे रहे, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया ही है। इस बच्चे ने तार्किक बात करी, साइंस की बात करी, तो फिलहाल एफआईआर कर ली गई, जिससे कि डराने की कोशिश है कोई भी साइंस की बात ना करे, वो खाली जो है गाय गोबर इस तरह की अगर बात करता रहे। कानून के दायरे में किस हद तक ये सही है 14 साल के बच्चे पर कार्रवाई? देखिए ऐसा है, कानून के तहत अगर आप देखें तो हमारे कानून में 7 साल तक के बच्चे द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा सकता। 7 साल बच्चा मर्डर भी कर देता, मर्डर नहीं माना जाता, नंबर 1। 7 साल से ऊपर 12 साल तक की अलग कैटेगरी है। उसमें ये होता है कि बच्चा अपने बात थोड़ा समझता है एक्ट को, तब उसमें एफआईआर हो सकती है। नहीं, उसका भी एक्ट छम है पूरी तरीके से हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगला आता है 12 साल से ऊपर और जो 18 साल तक के बीच में आ रहा है, इसको हम माइनर एक करके बोलते हैं। तो उसके लिए लॉ ये कि उसमें अगर वो सीरियस अपराध नहीं है तो उसको खाली जेल में नहीं डाला सकता, उसके लिए एफआईआर न होकर दूसरी तरह की एफआईआर होती है, और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको खाली डिटेन किया जा सकता है और उसको सजा के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
अब मोदी जी ने पिछले कुछ समय पहले एक लॉ पास कर दिया जिसमें अब ये चेंज कर दिया है कि ग्रीवेंस ऑफेंस करता है बहुत गंभीर, जैसे रेप मर्डर टाइप के, तो उन 16 से 18 साल के बीच के बच्चा है, ये बच्चा 14 साल से नीचे आता है तो उनके लिए ट्रायल चल सकता है, जो कि बड़ों का चलता है तो वहाँ उम्र की सजा भी हो सकती है। तो ये 14 साल के बच्ची जहाँ तक लीगली पोजीशन है तो ये अपराध कर सकता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा मेंटल स्थिति इसकी किस टाइप की है, क्या वो अपराध करने की पोजीशन में है भी है कि नहीं है। अगर वो, क्योंकि उसकी उम्र 16 से नीचे आ रही है, 14 साल तो बहुत मान्य होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को, जो यूपी गवर्नमेंट, तो देखो मैं उससे क्या उम्मीद करूं, तो यूपी गवर्नमेंट की तो बात है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आप उसकी बात ही डिफरेंट हो, संविधान कानून को बिल्कुल नहीं मानती, बीजेपी की सारी सरकारें नहीं मानती और यूपी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मानती। तो इन्होंने जो एफआईआर की है वो अब उनका जैसा का वो करना चाहते हैं उसको अपने साथ सही किया उन्होंने। सर वीडियो सामने आई है जिसमें देवव्रत महज रेखे करके जो है उन्होंने यजुर्वेद के 2000 श्लोक याद किए और उनको मुख्यमंत्री के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा पुरस्कार दिए गए, प्रोत्साहित किया गया। इस बच्चे ने कहा कि तो तमाम जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो साइंटिफिक कह सकते हैं कि साइंस में जो आगे जा रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो आगे जा रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने 200 साल पहले भी ये काम किए हैं, 2000 श्लोक याद किए हैं, तो इस बच्चे का कहना ये था कि वो गुरुकुल में पढ़कर चले गए, ठीक है, लेकिन जो ये विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, ये देश का भविष्य उज्जवल करेंगे, यही जो है आइंस्टाइन बनेंगे, यही जो है एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, और इस पूरे के पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज। तो इन शब्दों में गलती कहाँ थी सर? देखिए, ऐसा गलती उस बच्चे की तरफ से कोई गलती कहीं भी नहीं थी। मैं जैसे बताया आपको कि ये साइंटिफिक टेम्पर को फैलाना नहीं चाहते हैं, अंधविश्वास पाखंड को फैलाना चाहते हैं, जो उनकी राजनीति का मूल आधार है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मूल आधार है धर्म, जैसे मैंने कहा पहले भी, तो धर्म के बेस पे चलती है, तो धर्म को जो बढ़ावा देगा उसको वो पुरस्कार देंगे, पता नहीं क्या क्या सम्मान देंगे, और जो धर्म के अगेंस्ट चलेगा उसको एफआईआर और जेल में डाला जाएगा या लिंचिंग होगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो ऐसी करती चली आ रही है, इस पर जनता पार्टी सरकार से इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहता, भूल गया, आप आगे पूछिए। जी सर, यूपी से अभी तस्वीरें सामने आई बिजनौर से, जैसे कि अभी हमने अंधविश्वास की बात की, विज्ञान की बात की, भक्ति की बात की, बिजनौर से तस्वीरें सामने आई। एक कुत्ता रहता है, बूढ़ा हो जाता है और उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। कहते हैं जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे दिशाएं नहीं दिखती है, तो वो कुत्ता मंदिर में हनुमान जी के चक्कर लगाता है। अब लोग उस कुत्ते, हनुमान जी को छोड़ के उस कुत्ते की पूजा करने लगे और कहने लगे कि देव हैं वो धरती पर उतर आए हैं। तो ये जब ऐसी तस्वीरें जब आप देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? क्योंकि अगर हम 2014 से देखें तो ये चीजें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। 2014 से पहले था पर इतना नहीं, और इन चीजों को प्रमोट लगातार किया जा रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो बाबा लोग हैं उनका ज्यादा बड़ा हाथ है। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस घटना को? बाबा लोगों का हाथ है, उससे यह सरकार का हाथ है जी। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बाबा के माध्यम से प्रमोट कर रही है, खुद ही प्रमोट कर रही है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया था मैंने कि इनका बेसिक आधार ही धर्म है। धर्म को जो बढ़ावा देगा उसको साथ लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने वो घटना बताई कि एक कुत्ता है हनुमान जी के मंदिर में आ गया तो उन्होंने कह दिया क्या कहानी है, ये जितने भी आप देखो ना, इसके पीछे हिस्ट्री, मंदिरों के पीछे जाओगे तो आपको ये हिस्ट्री मिलेगी कि कहीं से कोई चमत्कार हो गया, कहीं से कुछ हो गया, वो पाखंड अंधविश्वास को ही वो लॉ मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मोदी जी के मुंह से कुछ बातें निकली हैं, आपने देखा है? जी सर। क्या निकली बताइए? नहीं बता। अभी मोदी ने 2-3 दिन पहले जो युवाओं के फंक्शन एक बात कही है, उसमें क्या कहा है उन्होंने? उनके मन की बात सच्चाई सामने आ गई। वो क्या थी कि महाभारत रामायण काल्पनिक है। महाभारत और रामायण जो है एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो उन्होंने हनुमान जी के बारे में इस तरह की बातें करी, और वो किससे कहानियां बताएं, तो रामायण महाभारत को किससे कहानियां बता रहे हैं, वो जो इनको वो कह रहे हैं कि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मैथोलॉजी है ये। तो बीजेपी के इतने बड़े लेवल पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात पहली बार सही बात कही है, जो बाकी सच्चा इसी में है कि रामायण और महाभारत ये मैथोलॉजी है, ये जो है कोई रियल कोई किताबें नहीं है, घटना इनके पीछे कुछ हुई है ऐसा नहीं लगता, और ये किसी ने लिख दी हैं, वाल्मीकि जी ने या किसी और ने, तो उसके वजह से ये फेमस हो गई हैं। उसके बाद में लोगों ने इनको जो भगवान मान लिया, ऐसा मैं मानने वाला हूँ इस विचार का। और ये बात मोदी जी के मुंह से निकलने का मतलब ये है कि वो खुद भी मैथोलॉजिकल इनको ग्रंथ मानते हैं। तो अब ये बात जो है कंट्राडिक्टरी है। बीजेपी जो वैसे धर्म को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर गलती से मोदी जी कई बार सही बात भी कह जाते हैं, तो ये बात उनकी सही बात निकल गई है कि मैथोलॉजी है ये रामायण। सर आपने बताया, मोदी जी ने अभी हाल ही में बताया कि रामायण और महाभारत मैथोलॉजी है, ठीक है।
अब जब ये शब्द पीएम के मुख से निकल गए हैं तो अब जब आने वाली जो पॉलिटिक्स है वो किस मुद्दे पर होगी? क्योंकि अगर हम बात करें हिंदुत्व की राजनीति, तमाम एजेंडा जो सत्ता पक्ष है वो उनका यही रहता है, तो अब क्या मुद्दा बचेगा? ये तो विपक्ष तो इसको देके चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये तो झूठे हिंदूवादी हैं, ये तो अब रामायण महाभारत को अब देखो, अब विपक्षी पार्टी की बात मैं अभी एक चैनल पे कही थी, तो विपक्षी पार्टी वाले भी यही चाहते हैं कि राम और इनको जो है भगवान बना के चलें, अंधविश्वास को फैलाएं। तो जब मोदी जी ने सही बात कही तो विपक्षी पार्टी वाले गलत कह रहे हैं। अच्छा। अब देखो ये पॉलिटिक्स है, तो इसमें जो है 80% जो हिंदुओं की आबादी करीब देश में है, वोटर के रूप में देख रहे हैं उनको, और उनकी किसी पार्टी का और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बहुजन समाज पार्टी और साउथ की जितनी भी ज्यादातर पार्टियां हैं, एक आध पार्टी को छोड़ करके डीएमके पार्टी, वो तो अंधविश्वास नहीं मानती, वो धर्म की अलग कहानी है। बाकी सारी की सारी पार्टियों का एक मत उद्देश्य है किस तरीके से वोटर्स को लुभा लें, या तो वो हिंदुओं को ही पूरे को करने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। तो उनका उद्देश्य एक मात्र है, वो कभी भी सच्चाई देश के सामने लाना नहीं चाहते। सच्चाई यही है कि वाकई मैथोलॉजिकल करेक्टर है, दिस इज द ट्रूथ। ओके सर, मेरा एक और सवाल आपसे कि ये तो चलो हमने मजाकिया अंदाज में बात करी, लेकिन एक सीरियस मुद्दा ये है कि संविधान आज कितने खतरे में है, कितना सुरक्षित है? क्योंकि संविधान ने हक दिया है सवाल पूछने का, लेकिन आज के दौर में कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे मार दिया जाता है, उनकी भाषा में कहे तो ठोक दिया जाता है। कोई पत्रकार अगर और गहराई से सवाल पूछता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। कोई बच्चा सवाल पूछता है तो एफआईआर कर दी जाती है। आम आदमी सवाल पूछता है तो उसे मारा जाता है, उसके परिवार वालों को प्रताड़नाएं दी जाती है। तो सर, जब संविधान ने हक दिया है सवाल पूछने का, तो आज आम जनता, जब बड़े बड़े लोग पत्रकार सवाल नहीं पूछ पा रहे जिनका राइट है, तो और जो लोग हैं वो सवाल पूछने का हक कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। संविधान कितने खतरे में है, कितना सुरक्षित है आज के टाइम पे? देखिए मैडम, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संविधान को अगर मैं परसेंटेज में आंकूं कितना संविधान बचा हुआ है, मैं कह सकता हूँ 50% ज्यादा संविधान को लागू नहीं कर रहे। 50% ज्यादा संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है, और बस 50% के आसपास सिर्फ संविधान बचा हुआ है, जिसको ये थोड़ा बहुत अपने लाभ के लिए मानते हैं। इलेक्शन में, स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट में, जुडिशरी में, हर चीज में ये संविधान को बिल्कुल भी नहीं मान रही, और खुल के इस बात को कहते भी हैं। तो संविधान मेरे हिसाब से, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ चैनल के माध्यम से, मेरी राय में, मुझे अपना अधिकार है इस अब राय बनाने का संविधान के अकॉर्डिंगली। मैं संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करके कह रहा हूँ इस बात को कि 50% से ज़्यादा संविधान इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, बिना खत्म किए हुए, बिना अमेंडमेंट किए हुए। अमेंडमेंट करके भी खत्म कर दिया है। जैसे रिजर्वेशन का आधार जो हमेशा बैकवर्डनेस एंड डिसेबिलिटी रहा, इन्होंने वो इकोनॉमिक आधार कर दिया, जो पहले कभी भी नहीं था। इसी तरीके से जीएसटी वाला कंसेप्ट मैं बताऊँ, जीएसटी इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जीएसटी कंसेप्ट क्या है? जीएसटी मोदी जी लेकर गए, दुनिया में ड्रामा उन्होंने किया। जीएसटी के तहत उन्होंने एक एजेंसी को, भारत सरकार जिसकी मेन थी, उसको अधिकार दे दिया टैक्स का। टैक्स उगाही का अधिकार हमेशा जो है राज्य सरकारों के पास था, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और राज्य सरकारों की इन्होंने जो है, राज्य सरकार इनकी बातों को समझ नहीं पाए कि भारत सरकार किस तरीके से पंगु बनाना चाहती है। तो जीएसटी का एक्ट लेकर के आए हैं, जो पूरे देश में एक जीएसटी लगता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए संविधान संशोधन कर रखा है। तो ऐसे बहुत से संविधान संशोधन कर दिए हैं जिससे कि संविधान की मूल भावना खत्म हो चुकी है। तो संविधान आज के समय लागू नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्पीच फ्री स्पीच बोलेगा, कोई भी जो है बीजेपी के खिलाफ कुछ कहेगा, तो उसके खिलाफ सारी एजेंसियां आपको देख रही हैं, उसके पीछे पड़ जाती हैं, उसकी लिंचिंग भी हो जाती है। एफआईआर तो छोटी सी बात है ना, बिना किसी कानून के पालन किए हुए उसको जेल भेज देते हैं। जबकि मैं बता दूं, 7 साल से नीचे पनिशमेंट होता है, वहाँ जेल भेजने का लॉ अदरवाइज जनरली नहीं है। लेकिन ये इस बात को लॉ को बिल्कुल नहीं मानते हैं, आंख बंद करके लॉ को अपनी जागीर समझ रहे हैं, हम जैसा इस्तेमाल कर लें। तो संविधान की स्थिति आगे समय बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द जनता लाइव। थैंक यू।